हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के 9वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 6 सितंबर 2021 के शिफ्ट 2 मेल में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो पार्ट 1 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है, भारत में खिलाफत आंदोलन डैश में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावना से उत्पन्न हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्की। भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। 1919 से 1924 तक चले खिलाफत आंदोलन भारत के मुस्लिमों में राष्ट्रवाद का जागरण किया। ऑटोमन साम्राज्य के टूटने के बाद भी वहां के सुल्तान खलीफा को सत्ता में बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इस्क्रा को डैश द्वारा नियंत्रित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेंशेविक। 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इस्क्रा को मेंशेविकों द्वारा नियंत्रित किया गया था। मेंशेविक एक रूसी क्रांतिकारी पार्टी थी जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का पालन करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राइफल के कारतूसों का गाय और सुअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी और चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर सैनिकों में अशांति उत्पन्न हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रूसी क्रांतिकारी आंदोलन ने सरकार की निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक तंत्र। रूस की क्रांति के दौरान वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था कायम थी जिसका शासक निकोलस द्वितीय था। क्रांतिकारियों ने इस एक तंत्रात्मक शासन संस्था को समाप्त कर समाजवादी राज्य की स्थापना की। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकारियों के क्रम में सही क्रम क्या है? पहला एनी रॉबर्ट तुर्गो, दूसरा जैकस नेगर, तीसरा चार्ल्स डी ब्रियन और चौथा चार्ल्स कैलोन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। सबसे पहले आएंगे एनी रॉबर्ट तुर्गो, फिर आएंगे जैकस नेकर, फिर आएंगे चार्ल्स कैलोन और सबसे अंत में चार्ल्स डी ब्रियन। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहला जवाहरलाल नेहरू और दूसरा एओ ह्यूम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, रूसी क्रांति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोल्शेविक क्रांति। रूस में हुई 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक नामक एक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति की दशा एवं दिशा को निर्धारित किया और इस क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोल्शेविक रूसी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ बहुसंख्यक या बहुमत है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूना सार्वजनिक सभा। 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था तो पूना सार्वजनिक सभा जैसी पुरानी संस्था को नहीं छोड़ा गया था। यह सार्वजनिक सभा मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदारों और व्यापारियों के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित किया जाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स वॉट का वर्णन करता है? पहला,
रूसी कार्यकर्ता संगठन और दूसरा स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल दूसरा कथन जेम्स वॉट का वर्णन सही रूप से करता है। 1864 ईस्वी की एक राजज्ञा के अनुसार रूस को 34 प्रशासनिक प्रांतों में बांटकर घोषणा की गई। प्रत्येक प्रांत में एक सभा अर्थात जेम्स वॉट होगी। इसमें जागीरदारों, किसानों और नागरिकों के प्रतिनिधि होंगे और इनका कार्य सार्वजनिक निर्माण, चर्च, स्कूल, जेल खानों, जन स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता इत्यादि की व्यवस्था करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, टूलूज के आर्क बिशप का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चार्ल्स डी ब्रियन। टूलूज के आर्क बिशप का नाम चार्ल्स डी ब्रियन था। टूलूज फ्रांस का एक नगर था और चार्ल्स डी ब्रियन लुई 16वें के वित्त मंत्री भी थे तथा चर्च के पादरी के रूप में भी जाने जाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 2 प्रकार के मध्य 19वीं रूसी बुद्धिजीवी थे, वेस्टर्नार्जर और स्लोवोफिले। दूसरा कथन है स्लावोफिले पश्चिमी मूल्यों के पक्ष में थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नेपोलियन बोनापार्ट को। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट को माना गया है। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कार्सिका द्वीप में हुआ था और इसके पिता एक साधारण वकील थे। फिर भी नेपोलियन की शिक्षा की इन्होंने उचित व्यवस्था की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, रॉलेट अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1919 में। रॉलेट अधिनियम 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और इस समिति को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के स्वरूप एवं विस्तार की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो उससे प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए विधेयक प्रस्तावित करने का कार्य सौंपा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15, बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ था। बिजोलिया आंदोलन 1897 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रह रहे बिजोलिया किसानों ने शुरू किया था, इसीलिए इसे बिजोलिया आंदोलन कहा जाता है। और इस आंदोलन का मुख्य कारण किसानों पर सरकार द्वारा अत्यधिक लगान लगाए जाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि प्रसरण। औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति से हुआ और 1780 के दशक एवं 1850 के दशक के मध्य के काल में ब्रिटेन में उद्योग एवं अर्थव्यवस्था का जो रूपांतर हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, औद्योगिक क्रांति के दौरान लुई 16वें ने किस शहर से भागने का निर्णय लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरिस। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16वें ने पेरिस शहर से भागने का निर्णय लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, डैश ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सहायक गठबंधन। सहायक गठबंधन ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी। और भारत में सहायक संधि का विस्तार लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1774 में। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर वर्ष 1774 ईस्वी में लुई 15वें के पश्चात बैठा था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, आंदोलन वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला, चंपारण सत्याग्रह 1925, दूसरा मोपला विद्रोह 1921 और तीसरा तेभागा आंदोलन 1930। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल जो दूसरा आंदोलन और वर्ष का युग्म है वो सही है।
जबकि चंपारण सत्याग्रह और तेभागा आंदोलन, इन दोनों का जो युग्म है वो गलत है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, न कि 1925 में। वहीं बात करें अगर तेभागा आंदोलन की, तो ये 1946-47 के बीच में हुआ था, न कि 1930 में। अब हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मीथेन। मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से मीथेन एक गैस है। हरित ग्रीन हाउस गैस का अर्थ वातावरण की उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं। ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं एवं पुनः छोड़ती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? पहला ऊंचाई, दूसरा भूमि और जल की प्रकृति और तीसरा सागर की लहरें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पहला तथा दूसरा, यानी ऊंचाई, भूमि और जल की प्रकृति, ये दोनों तापमान के वितरण को नियंत्रित करते हैं, जबकि सागर की लहरें तापमान के वितरण को नियंत्रित नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी पहाड़ियाँ डैश कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुयाट्स। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित तथा समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली पहाड़ियों को गुयाट कहते हैं। गुयाट एवं समुद्री पहाड़ियों की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समताप मंडल। क्षोभ मंडल की ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं और इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की ऊर्जा को तीव्र तथा हानिकारक प्रभावों से बचाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्धों में डैश के अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना डैश द्वारा दी गई थी? पहला फॉरेस्ट रे मोल्टन, दूसरा टीसी चैम्बरलिन और तीसरा एमुअल इमैनुअल कांट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 तथा 2, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना फॉरेस्ट रे मोल्टन और टीसी चैम्बरलिन के द्वारा दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्नांडिस की डैश द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बोस्नियाई समूह। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्नियाई समूह द्वारा कर दी गई थी और यही घटना प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस फासीवाद विचारधारा में विश्वास करते थे। दूसरा, वे युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल दूसरा, यानी रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में जो दूसरा कथन है वो सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्ट्राम्बोली को। जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस, राख तथा विखंडित पदार्थ निकलता है उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान में विश्व में जागृत ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 बताई जाती है। इनमें से जो प्रमुख है वो है इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है और यह सदैव प्रज्वलित रहता है, जिससे आसपास का भाग भी प्रकाशमान रहता है और इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवाद प्रणाली को समाप्त करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वहारा वर्ग। मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद प्रणाली को समाप्त करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, कोनार्ड अंशातत्व पृथ्वी के किन क्षेत्रों के बीच उपस्थित है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊपरी और निचली भूपर्वती पर। भूपर्वती ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है और इसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्वती की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, नाजीवाद किस देश में उभरा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी में। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी और यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहल हो, परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध 2 में प्रवेश किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1941 में। जुलाई 1941 में जापानियों ने भारत, चीन में वियतनाम पर कब्जा कर लिया और अक्टूबर में जापान में हिदेती तोजो के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। 7 दिसंबर 1941 को जापानी बम वर्षकों ने हवाई में पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। इस हमले में अमेरिका को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी और 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान पर इस युद्ध की घोषणा कर दी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, नील डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्कवेट डेल्टा। नील डेल्टा आर्कवेट डेल्टा का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, मुसोलिनी की प्रसरण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है उसने 1926 में अल्बानिया पर कब्जा कर लिया था। दूसरा कथन है उसने 1936 में एबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जो केवल दूसरा कथन है वो मुसोलिनी की प्रसरण नीति के संदर्भ में सही है। मुसोलिनी की प्रसरण नीति के अंतर्गत 1936 ईस्वी में अबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी। अबिसिनिया या यूथोपिया की विजय मुसोलिनी की सबसे बड़ी सफलता थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा। कार्ल मार्क्स मानव समाज के प्रारंभिक चरण को साम्यवादी समाज बताता है और मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज के बाद दास युग, उसके बाद सामंतवादी युग और उसके बाद पूंजीवादी युग और फिर उसके बाद समाजवादी राज्य की स्थापना होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। दूसरा, इन चट्टानों में स्ट्राटा की कई परतें होती हैं। और तीसरा, चूना पत्थर अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही कथन अवसादी चट्टानों के संदर्भ में सही है। अवसादी चट्टानों का निर्माण चूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के समूहन से होता है। यही कारण है कि अवसादी सेलों में जीवावशेष पाए जाते हैं। अवसादी सेल को परतदार सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? पहला, पूंजीवाद और दूसरा, मार्क्सवाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद की विशेषता है। मार्क्सवादी दर्शन वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है और मार्क्स के अनुसार समाज में मुख्य रूप से 2 वर्ग, बुर्जुआ वर्ग एवं सर्वहारा वर्ग पाए जाते हैं और इतिहास में भौतिक उत्थान के हिसाब से इन वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है और अंत में सर्वहारा वर्ग की विजय होती है और मानव समाज से शोषण का अंत हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी 4 बड़ी विजयी शक्तियाँ थी जिनका पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में दबदबा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 बड़ी शक्तियाँ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका थी जिनका पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में दबदबा था और पेरिस के शांति सम्मेलन में 4 विश्व नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस प्लानों ने जर्मनी का विश्व युद्ध का ऋण कम कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉव्स प्लान और यंग प्लान ने। डॉव्स या डेविस प्लान और यंग प्लानों ने जर्मनी का विश्व युद्ध का ऋण कम कर दिया था।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में ऋण चुकौती और पुनर्भुगतान के मुद्दों ने मित्र राष्ट्रों के बीच संबंधों को परेशान किया और जर्मनी को हराया। अमेरिका द्वारा प्रायोजित डॉब्स एवं यंग प्लान की योजना ने इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत किया। डॉब्स प्लान का नेतृत्व चार्ल्स डी डावेस ने किया था और इस योजना के तहत जर्मनी के वार्षिक पुनर्भुगतान को कम कर दिया गया था, जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था का सुधार हुआ था। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत डैश का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समेकित चट्टानें। मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत समेकित चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती है। मिट्टियों के नीचे स्थित संगठित रीढ़ एवं कठोर आधार शैल के मंडल को डी या आर संस्तर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए कीटों का प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज का प्रतिनिधित्व करता है, सी सांप का प्रतिनिधित्व करता है और डी मेढक का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही क्रम में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डी, सी और बी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग डैश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिकेन। साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग हरिकेन की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन कहते हैं और हरिकेन की तीव्रता को मापने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, खरीफ फसलों की कटाई डैश में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सितंबर अक्टूबर में। खरीफ वर्षा काल की फसल होती है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। और कुछ प्रमुख खरीफ फसलें कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान तथा बाजरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मालवा पठार डैश में की जाती है। पहला उत्तर में अरावली और दूसरा दक्षिण में विंध्य रेंज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों। यानी मालवा पठार की उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार और पश्चिमी सीमा राजस्थान के मरुस्थल द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 1 एक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। मई 2005 में PSLV C6 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 1 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी संग्रह करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जूट। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है और जूट के अधिकांश कारखाने पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादक क्षेत्रों के निकट संकेंद्रित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भूस्खलन। चक्रवात, ओलावृष्टि तथा आकाशीय बिजली वायुमंडलीय आपदा है जबकि भूस्खलन एक स्थलीय आपदा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कोपेन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड जलवायु प्रकार का कौन सा युग्म सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, AS उष्णकटिबंधीय नम। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अवधि के आधार पर खतरों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? पहला, छोटी अवधि का खतरा टॉर्नेडो और दूसरा, लंबी अवधि का खतरा हिमस्खलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1। यानी जो केवल पहला कथन है, युग्म है जो छोटी अवधि का खतरा और टॉर्नेडो का, वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा संयोजन वायुमंडल में उनके प्रतिशत के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑर्गन और ऑक्सीजन। सबसे कम जो मात्रा पाई जाती है वो हाइड्रोजन की है, उसके बाद मीथेन, फिर ऑर्गन और उसके बाद ऑक्सीजन। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर लगभग 350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली पुलिकट झील कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जबकि पहले स्थान पर चिल्का झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, खारदुंगला दर्रा डैश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख में। खारदुंगला दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा लेह के उत्तर में स्थित है तथा इसी दर्रे से होकर श्योक घाटी तथा नुब्रा घाटी में प्रवेश किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक और दक्षिणी भारत में बिजली युक्त तूफान से अप्रैल और मई महीनों में होने वाली वर्षा को फूलों की बौछार और आम्रवृष्टि कहते हैं, जो कहवा या आम की फसलों के लिए लाभदायक होती है और इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रकार की कृषि जिसमें एक एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है डैश कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी वृक्षारोपण कृषि। बागानी कृषि को वृक्षारोपण कृषि या बागानी कृषि भी कहते हैं और इस प्रकार की कृषि छोटे बड़े बागानों के रूप में की जाती है। यह मुख्यतः व्यापारिक कृषि है जो उष्णकटिबंधीय के कपितय विशिष्ट प्रदेशों में की जाती है और बागाती कृषि के अंतर्गत सामान्य एक नकदी फसल का उत्पादन कारखानों की भांति बड़े पैमाने पर किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ दी गई जलवायु परिस्थितियों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रिटिश प्रकार। एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ ब्रिटिश तुल्य जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस जलवायु प्रदेश पर पछुआ पवनों तथा उनके संबंधित चक्रवातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का आकलन किया जाना चाहिए? पहला अवस्थिति की दूरी और दूसरा परिवहन किया जाने वाला भार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों। यानी वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए अवस्थिति की दूरी और परिवहन किए जाने वाला भार, इन दोनों का ही आकलन किया जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी एशिया। फिर क्वेश्चन नंबर 19, गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? पहला, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है। दूसरा, मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए और तीसरा, सामान्य रोपण मौसम अप्रैल मई होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। गन्ना भारत का मूल पौधा है जिसकी कृषि एक प्रमुख नकदी फसल के रूप में की जाती है और गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो बेद कुल से संबंधित है और इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान तथा लगभग 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उपयुक्त माना जाता है और इसके लिए गहरी उर्वर दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वारी बंदरगाह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कांडला। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित दीनदयाल कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है और इस बंदरगाह से पेट्रोलियम, फास्फेट, उर्वरक तथा गंधक आदि का आयात किया जाता है, जबकि कपास, हड्डी, नमक, चीनी, चाय तथा खाद्यान्न आदि का निर्यात किया जाता है। अब हम लोग पार्ट 4 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में विकास हुआ और कांग्रेस का यह वर्चस्व 1990 तक कायम रहा। कांग्रेस के इसी प्रभाव के कारण भारतीय शासन के इस काल को एक दल प्रधान प्रणाली वाली शासन व्यवस्था कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी
सभी निर्णयों के लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ऋण नियंत्रण की किस तकनीक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खुला बाजार परिचालन। ऋण नियंत्रण की खुले बाजार की क्रिया में आरबीआई द्वारा जनता या बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों का अपने लिए खरीदना या बेचना है और खुले बाजार की क्रिया के 2 भाग होते हैं। पहला भाग सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रय और दूसरा भाग साख नियंत्रण के औजार के रूप में खुले बाजार की क्रिया, बाजार से बैंकों या जनता से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, डैश भारत में संघीय प्रणाली की सहमति से काम करने के लिए अंतर्राज्यीय और संघ राज्यीय संबंधों के समन्वय में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय परिषद। यदि राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद होता है अथवा संघ तथा राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनता पार्टी। 1977 के छठे लोकसभा चुनाव में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। इस चुनाव में जनता पार्टी को कुल 298 सीटें प्राप्त हुई थी और स्वयं इंदिरा गांधी तथा उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करता है? पहला, व्यापार की मात्रा, दूसरा व्यापार की दिशा और तीसरा व्यापार की संरचना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1952 में। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुआ था और इस चुनाव में कांग्रेस ने कुल 364 सीटों पर जीत हासिल की थी और भाकपा 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारत को ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत मैदानी गति के आधार पर क्षति जोखिम दोनों जोनों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत आता है? पहला, गुजरात में कच्छ, दूसरा जम्मू और कश्मीर के भाग और तीसरा उत्तर पूर्वी राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी गुजरात में कच्छ, जम्मू कश्मीर के भाग और उत्तर पूर्वी राज्य, ये तीनों ही जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह निवेशकों के लिए विनिमय दिशा निर्देश तैयार करता है। यह कथन भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में डैश और डैश स्तर पर अपनी शक्तियों और अधिकारों को संघबद्ध करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गांव और नगर पालिका। फिर क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विकासात्मक सामाजिक अभिवृत्ति। भारत में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक विकासात्मक सामाजिक अभिवृत्ति है और आर्थिक विकास मानव विकास ही है जो सभी मानवीकरणों के विस्तार से संबंधित है। ये आर्थिक, अनार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत में विधान परिषद के सदस्य डैश द्वारा चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक निर्वाचक गण द्वारा। भारत में विधान परिषद के सदस्य एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं जिसका विवरण अनुच्छेद 171 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का एक मापक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भौगोलिक परिस्थितियाँ। भौगोलिक परिस्थितियाँ आर्थिक विकास का मापक नहीं है। आर्थिक विकास मुख्यतः मानव विकास तथा लोगों के जीवन के स्तर में सुधार, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता में विस्तार से संबंधित है और आर्थिक विकास के मापक में गरीबी की घटना, ग्रीन सूचकांक, जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आदि को शामिल किया जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संघ। भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ संघ में निहित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि डैश पर आधारित है? पहला आय स्तर और दूसरा खपत स्तर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इन दोनों पर। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि आय स्तर और उपभोग खपत स्तर दोनों पर ही आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, एक अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में डैश शामिल होता है? पहला बैंकिंग और दूसरा परिवहन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों। यानी एक अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में 1 यानी बैंकिंग और 2 यानी परिवहन, इन दोनों को ही शामिल किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का आदान प्रदान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, बैंकों को अपनी मांग और सावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो नकदी रखनी होती है उसे डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नकदी आरक्षित निधि अनुपात, या जिसे CRR भी कहते हैं। बैंकों को अपनी मांग और सावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो नकदी रखनी होती है उसे नकदी आरक्षित निधि अनुपात या नकद कोष अनुपात कहा जाता है। और CRR की दर कितनी होगी ये RBI तय करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है? पहला समानता, दूसरा एक तंत्र और तीसरा स्वायत्तता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वायत्तता, संविधानवाद, अधिकार एवं कर्तव्यों की व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव, शिक्षा का प्रचार प्रसार आदि आधुनिक लोकतंत्र के मुख्य आधार माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार ने डैश में नगद प्रबंधन बिल CMB पेश किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2010 में। भारत सरकार ने 2010 में नगद प्रबंधन बिल पेश किया। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत में डैश के चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा। भारत में लोकसभा के चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं। इस पद्धति में एक निश्चित चुनाव क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैध मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। अब हम लोग पार्ट 5 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीति प्रणाली की शुरुआत के लिए किसने अभियान चलाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा महेंद्र ने। नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत राजा महेंद्र द्वारा की गई। 5 जनवरी 1961 को दल विहीन पंचायत प्रणाली की शुरुआत की गई। राजा महेंद्र ने सीमित निर्वाचित कार्यकारी समिति के आधार पर 4 स्तरों गांव, कस्बा, जिला और राष्ट्रीय पंचायत स्तर की शुरुआत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 376। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें यह व्यवस्था है कि ऐसे न्यायाधीश जो स्वतंत्रता के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे तथा तत्कालीन नियम के अनुसार वेतन भत्ते एवं पेंशन के हकदार होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है, जबकि पंचायत राज संस्थान, नगर निगम और नगर पालिका परिषद ये तीनों ही भारत में स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय हैं? पहला ब्लॉक स्तर, दूसरा जिला स्तर और तीसरा नगर पालिका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला और दूसरा भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के भाग 21 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब।
भारतीय संविधान के भाग 21 में पंजाब राज्य का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 21 में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, परंतु इसमें पंजाब राज्य का वर्णन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, चाको युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1932 में। चाको युद्ध 1932 में बोलीविया और पराग्वे के बीच हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र मुख्य रूप से लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है? पहला प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, दूसरा सत्तावाचक लोकतंत्र और तीसरा सामाजिक लोकतंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1, यानी केवल प्रक्रियात्मक लोकतंत्र मुख्य रूप से लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में शासन की सभी संस्थाओं को उचित महत्व दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का भाग 18 डैश प्रावधानों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आपातकालीन। भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध से संबंधित है और इसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 तक में किया गया है और इसमें 3 प्रकार के आपातकालीन स्थितियों का वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए भाग 20। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए निश्चित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।